मैक्रोसिटिक एनीमिया। और मैक्रोसिटिक एनीमिया स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं आप लोगों को ये रॉबिन से हट के मतलब कुछ बातें बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली जितना याद हो सकता है वो हो। और लिखे चीज़ों को नोट कीजिए ज़रूर, लेकिन माइंड में बिठाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए जो चीज़ों को मैं हाईलाइट करता हूँ कि मतलब आप लोग को प्रॉफ में आसानी हो, और क्लिनिकली जब आप लोग इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे आप लोग को आसानी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोसिटिक एनीमिया की डिफरेंट कॉजेज होती हैं। बेसिकली हम लोग मैक्रोसिटिक एनीमिया को डिवाइड करते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अभी मैं आप लोग को कुछ नॉन स्पेसिफिक सी कॉजेज लिखवाऊंगा। नॉन स्पेसिफिक कॉजेज के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एनीमिया है जो कि मेगालोब्लास्ट की कैटेगरी में आता है और कौन सा नॉन मेगालोब्लास्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसके लिए निमोनिक है बच्चे हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या बनता है ये इतना मजे के निमोनिक से? ए से बनता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक्स में ये कॉमन है और लिवर डिजीज के पेशेंट्स में कॉमन है। बी से बनता है B12 की डेफिशिएंसी। अब जो ये ऊपर वाली दो कॉजेज थी, ये दोनों टॉप नॉच कॉजेज हैं, और इसके साथ एक ये आखिरी वाली जो कि मैंने एफ आखिर में चूंकि लिखा है तो इसलिए फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अब हम देखते हैं कि सी डी और ई से क्या बनता है। तो सी से बनता है कंपेंसेटरी रेटिकुलोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि अगर किसी बंदे में फॉर एग्जांपल एक्यूट कोई हेमरेज हुआ है और उसके अंदर ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बोन मैरो जो आरबीसी सिंथेसाइज करती है रेटिकुलो साइट की फॉर्म्स में, तो वो मैक्रोसिटिक हो सकते हैं, उनका साइज बड़ा हो सकता है। डी से बनते हैं ड्रग्स। ठीक है, और ड्रग्स में खास तौर पे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। और नंबर 2 पे डिस्प्लेजिया, यानी कि बोन मैरो के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिस्प्लेजिया। और इसके अलावा ई से बनता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो याद रखिएगा एक बात, ये एक मतलब ऐसी फाइंडिंग है जो कि बच्चे इस पे गौर नहीं करते, मिस हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है वो कॉमन होता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। आप लोग देखेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जब हम लोग हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उनकी ब्लड ब्लड प्रोफाइल पे इतना गौर नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है हॉस्पिटल में हु इज ओबीज, हु इज ओवरवेट, हु इज कोल्ड इंटॉलरेंट, और आपको लगता है कि उसकी आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है, आपको डिफरेंट फीचर्स से पता चल रहा है, तो अगर आप उसकी ब्लड पिक्चर कराएंगे तो उसके अंदर आपको प्रोबेबली मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल सकता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसने स्पेसिफिकली है वो किसकी वजह से होता है, और हम लोग डिस्कस भी वही करेंगे क्योंकि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वही है। जो बाकी आपके नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमियाज है तो उनकी क्लिनिकल पिक्चर इतना कॉमनली आपको नहीं आती। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 1 B12 deficiency and number 2 folate deficiency. Okay, let's see. सबसे पहली बात ये बच्चे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक ट्रायड होता है, इसको आपने याद रखना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। ठीक है, व्हाट इज द ट्रायड कॉल्ड? नंबर 1, इसकी 3 फीचर्स हैं। ओवल मैक्रोसाइट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, साथ ही साथ आपको मिलेंगी हॉवल जॉली बॉडीज। और हॉवल जॉली बॉडीज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, अभी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा भी, लेकिन इसलिए कि ये वो चीजें जो कि ऑलरेडी बुक्स के अंदर मेंशन्ड है, दे आर नॉट समथिंग अनयूजुअल फॉर यू। और साथ ही साथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एक ऐसा फीचर है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। क्लिनिशियंस और एक्सपर्ट वो मिस नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। अगर आपको पेरीफ्री के अंदर मतलब पेरीफ्री से मुराद ये कि ब्लड के पेरिफेरल स्मेयर के अंदर अगर आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं तो यू आर गोइंग टू think about megaloblastic anemia. Okay, now let's give a thought back to second year. Second year, first year की फिजियोलॉजी में बल्कि हमने पढ़ा था आर्नेट्स काउंट। Does anybody remember आर्नेट्स काउंट क्या होता है? आर्नेट्स काउंट में बच्चे हमें पढ़ाया गया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के डिफरेंट लोब्स हो सकते हैं। अब वो लोब जो होते हैं वो 1 एक लोब भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है।
4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट और इसको हम कहते हैं शिफ्ट टू राइट, यानी कि शिफ्ट टू लेफ्ट है और शिफ्ट टू राइट। अगर आपको एक न्यूट्रोफिल में 1 to 3 लोब्स मिल रहे हैं उसके न्यूक्लियस के, तो उसका मतलब है कि वो एक यंग न्यूट्रोफिल है। लेकिन अगर आपको पेरिफेरल स्मेयर में न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के 4, 5 या 6 लोब्स मिल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो एक ओल्ड या बुढ़ा न्यूट्रोफिल है जो कि काफी अरसे से यहाँ पे रिजाइड कर रहा है और उसकी डेथ नहीं हो रही। तो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स आर नॉट गुड फॉर यू, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यंग न्यूट्रोफिल्स इंडिकेटर है इस बात का कि बोन मैरो जो है वो अपनी एक्टिविटी सही तरह परफॉर्म कर रही है। सो यंग न्यूट्रोफिल्स आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ बोन मैरो एक्टिविटी। इसको याद रखिएगा कि इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं आर्नेट्स काउंट, ये बात आपने याद रखनी है। मुझे याद है जब हम लोग 4th ईयर एमबीबीएस में थे, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं याद था, फर्स्ट ईयर की ये वाली बात बिल्कुल भूली हुई थी। तो आप लोगों ने ये थोड़ी बहुत बात याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक और बात बताऊं कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जब भी डेवलप होता है, मेगेलोब्लास्टिक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्पेसिफिकली B12 या फोलिक एसिड पे नहीं गया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जब भी डेवलप होता है तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आप एक बंदे का पेरिफेरल स्मेयर करवा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के डिजीज कोर्स में सबसे पहले आपको उसके स्मेयर पे मिलेगी। सो यू आर गोइंग टू से हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। आरबीसीज जो होते हैं वो बाद में इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये पहले इफेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया एंड द क्वेश्चन ऑफ योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। चलें जी, अब हम लोग स्पेसिफिकली आ जाते हैं B12 डेफिशिएंसी के ऊपर और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फोलेट डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नोट नहीं करवा रहा, आपको पता है क्योंकि आप लोग 4 सालों में पढ़ते आए हैं। मैं सिर्फ वो कुछ लफ्ज बोलूंगा, आपने गौर से सुनने हैं। B12 डेफिशिएंसी जो है, पहले तो आपको ये बताऊं कि B12 का सोर्स क्या होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स यूजुअली इसका सोर्स होती हैं, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं कि एग्स एग्स जो होते हैं उसके अंदर तकरीबन सारी विटामिन होती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि एग जो है वो उसके अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सारी विटामिन होती हैं, सिवाय 2-3 विटामिन के, जैसे विटामिन डी एग के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये कहा जाता है कि मतलब आप देखें कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे एग को अपनी डाइट में शामिल नहीं किया जाता, उनको विटामिन लेने के लिए बहुत सारे डिफरेंट और फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने पड़ते हैं। लेकिन वी आर ब्लेस्ड टू बी मुस्लिम्स और हमें अलाउड है अंडा खाना, तो हम लोग एग खा सकते हैं और अपनी तमाम विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। तो एग्स जो हैं वो खास तौर पे जो ग्रोइंग आपके एज के बच्चे होते हैं और इवन अडल्ट भी हैं, तो इनके अंदर आपको एग्स जो हैं वो प्रेफर करने चाहिए, इनकी डाइट में लाजमी शामिल करना चाहिए। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आगे देखें आप फर्दर कि जो आपका स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, पेप्सिन बेसिकली पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो पेप्सिनोजिन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक्टिव होने के बाद वो क्या करता है कि बी ट्वेल्व को सेपरेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि फूड है, कोई भी फूड आया, प्रोटीनेशियस फूड आया, उसके साथ विटामिन B12 बाउंड थी, तो पेप्सिन आके क्या करेगा, इनकी क्लीवेज करवाएगा पेप्सिन, और फ्री विटामिन B12 जो है वो रिलीज हो जाएगा। फ्री विटामिन B12 जो होता है वो वहां से ही बाइंड करता है आर बाइंडर को, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं आर फैक्टर, आर भी कहते हैं इसको हम। जब ये इसको बाइंड कर लेता है बच्चे, तो आपने याद रखना है कि इसके ये B12 जो विटामिन होती है ये आर के साथ ट्रेवल करती करती चली जाती है ड्यूडेनम तक, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर बच्चे आपको पता है कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक आपका जो कॉमन बाइल डक्ट है वो खुलता है, जिसके अंदर पैंक्रियास की सिक्रीशन भी पोर इन हो रही है और हिपैटिक सिक्रीशन भी पोर इन हो रही हैं। तो पैंक्रियास के जो प्रोटीएजेस होते हैं, ये आपने अब याद रखना है, मैं जो आपको क्लीवेजेस लिखवा रहा हूँ। पैंक्रियास के प्रोटीएजेस क्लीव करेंगे आर फैक्टर और B12 को,
B12 इंडिपेंडेंटली रिलीज होता है और ये B12 बाइंड करता है IF को, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर को। और याद रखिएगा बच्चे, प्रॉफ का टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जामिनर वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज कासलमैन फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज कासलमैन फैक्टर, तो आपने याद रखना है कि विटामिन B12 इज रिलेटेड टू टू फैक्टर्स, R फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज एक्चुअली नोन एज कासलमैन फैक्टर। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। मुझे पता है कि बच्चे उसके अंदर गलती कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर था ये अभी तक ड्यूडेनम में हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करने के बाद विटामिन B12 जब फर्दर आगे ट्रेवल करती है और आइलियम को रीच करती है, तो आइलियम से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, टर्मिनल आइलियम में आपने याद रखना है। और टर्मिनल आइलियम के एंटीरोसाइट से एब्जॉर्ब होने के बाद जो प्रोटीन इसको कैरी करती है थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट योर सर्कुलेशन, इज बेसिकली नोन एज ट्रांसकोबैलामिन 2। ये वाली बात आपने याद रखनी है। अब आप, मैंने देखे हैं पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैरीज विटामिन B12 थ्रू आउट द सर्कुलेशन। ऑप्शन ट्रांसकोबैलामिन 1, ट्रांसकोबैलामिन 2, ट्रांसकोबैलामिन 3 या इंट्रिंसिक फैक्टर। तो योर राइट ऑप्शन इज ट्रांसकोबैलामिन 2, 1 और 3 पे नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि लिवर के अंदर जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है विटामिन B12 तकरीबन 6 to 9 ईयर्स के लिए। ठीक है, इस तरह के एनीमिया को मैनिफेस्ट होने के लिए, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो कम से कम 6 से 9 साल तक अगर आप एक बंदे को डिप्राइव्ड रखेंगे विटामिन B12 से, तो उसके अंदर ये मैनिफेस्ट होगा। यूजुअली ये इतना कॉमन नहीं होता जब तक इसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज कॉज ना करवाए। ठीक है, अच्छा, आगे देखें बच्चे कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी की कॉज है वो क्या हो सकती है। B12 की डेफिशिएंसी की कॉज, तो ये आपका प्रॉफ का एक और MCQ मैं आपको करवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको, कि इसका आंसर है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। योर आंसर शुड बी लॉन्ग स्टैंडिंग मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जितने भी होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं आपकी बॉडी से डिफरेंट फैट सॉल्युबल चीजों को और वाटर सॉल्युबल चीजों को, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जितनी भी बी विटामिन है दे आर वाटर सॉल्युबल। तो मैल एब्जॉर्प्शन सिर्फ फैट्स की तो नहीं होती ना, मैल एब्जॉर्प्शन तो किसी भी चीज की हो सकती है, इधर इट इज फैटी, इधर इट इज वाटरी, मतलब सॉल्युबल है, आयनिक है, या फिर बोथ, कुछ भी हो सकता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग मैल एब्जॉर्प्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि पर्निशियस एनीमिया जो है वो इसकी वजह से कॉमनली होता है। ठीक है, पर्निशियस एनीमिया मतलब मोस्ट कॉमन डिजीज है दैट इज रिलेटेड टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा बच्चे, अगर आपसे कभी मैं वैसे ही मैं आप वाइवा अच्छा दे रहे हैं और मैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फरोलने की कोशिश करता हूं कि मुझे पता चले कि आपको पुराना भी कुछ आता है कि नहीं, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू कि कैन यू नेम अ पैरासाइट which causes vitamin B12 deficiency? So you are going to say yes. And what is that? Dactylobothrium latum. ठीक है, Dactylobothrium latum आपने याद रखना है, जिसे हम कहते हैं फिश टेपवर्म। फिश टेपवर्म, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर आप फर्दर आगे आए तो अगर आप देखें, मैंने तो अभी ये बात की कि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर डेफिशिएंसी हो तो विटामिन B12 एब्सेंट हो सकती है, लॉन्ग स्टैंडिंग मैल एब्जॉर्प्शन हो, सॉरी। तो लेकिन फिर विटामिन अगर हर बंदे को तो लॉन्ग स्टैंडिंग मैल एब्जॉर्प्शन नहीं है ना, तो फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है? तो द रीजन इज ऑटो इम्यून डिजीज, एंड दैट ऑटो इम्यून डिजीज बेसिकली डिस्ट्रॉयज योर पैराइटल सेल्स। ठीक है, पैराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, क्योंकि पैराइटल सेल्स आपका सोर्स है बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर या कासलमैन फैक्टर की प्रोडक्शन का। तो पैराइटल सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है टर्मिनल आइलियम से विटामिन B12 की वो नहीं होगी और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। एक और चीज आपने याद रखनी है, अक्सर औकात आपको MCQ में कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाती है तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो पर्निशियस एनीमिया यानी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एनीमिया की प्रीपोंडरेंस है, यानी कि ज्यादा कोरिलेशन है विद ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। ठीक है, ये बात A पॉजिटिव नहीं, बस A ब्लड ग्रुप, ये आपने याद रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव।
अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च बेस्ड स्टडी किया है, उसके मुताबिक हमें यही पता चला है कि ए ब्लड ग्रुप वालों में ये कॉमनली हो जाता है। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद बच्चे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम पर्निशियस एनीमिया की सेरोलॉजी एडवाइस करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज की टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, तो दो तरह की एंटीबॉडीज स्टडी की जाती हैं। एक तो होती है आपकी एंटीपेराइटल सेल एंटीबॉडी, जो कि पूरे के पूरे सेल को टारगेट कर रही है, और दूसरी आपकी एंटीबॉडी होती है एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी। ठीक है? अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये तो दोनों एंटीबॉडीज हो गई। अगर आपको प्रॉफ में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट, या आपको ये क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर पर्निशियस एनीमिया, सो यू आर गोइंग टू से एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी। उसके बाद बच्चे आपने एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्लिनिकल फीचर्स मैं एंड पर डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन चलें अब ये सीक्वेंस आ रहा है तो मैं बता दूं आपको कि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बच्चे आपको मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ठीक है? यानी कि आपकी जो टंग होती है इसकी एट्रोफी हो जाती है, और साथ ही साथ इसकी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो डोमिनेट करती है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखनी है, हर दफा चाहे आप FMDC के हैं, चाहे आप अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हैं, चाहे आप PMC के हैं, चाहे आप QAMC के हैं, जिस जगह के भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी बात सुन रहे हैं, याद रखिएगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के एनीमिया का बहुत एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बच्चे ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो हमेशा विटामिन B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो कभी भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में मैनिफेस्ट नहीं होते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के एनीमिया में एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ SC, स्पाइनल कॉर्ड। क्या मतलब है इस बात का? जरा देखिए यहाँ पे गौर से, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर स्पाइनल कैनाल, दिस इज योर ग्रे मैटर, एंड आउटसाइड देयर इज योर व्हाइट मैटर। दिस इज व्हाइट मैटर, ये जो ऑरेंज कलर का मैं लेबल कर रहा हूँ। ठीक है? तो सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली आपके दो तरह के ट्रैक्ट इफेक्ट होते हैं। एक तो ये आपका पोस्टीरियर कॉलम इफेक्ट होता है, ठीक है, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि पोस्टीरियर कॉलम में आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे ट्रेवल करता है, जो कि आपके प्रोप्रियोसेप्शन के साथ और वाइब्रेटरी सेंस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है? प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन के साथ। और एक और भी आपका ट्रैक्ट इफेक्ट होता है जो यहाँ पे पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब आप लोग ये देखें कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में एक असेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस और एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इफेक्ट हो रहा है। और बच्चों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है इसका दूसरा नाम पायरामिडल ट्रैक्ट होता है, और पायरामिडल ट्रैक्ट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है हम कहते हैं कि ये नॉर्मली सिर्फ 20% या 30% फाइबर्स कैरी करता है, और जो आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ये ऑलमोस्ट आपके 70 to 80% फाइबर्स को कैरी करता है। ठीक है? ये बात आपने बच्चे हमेशा याद रखनी है। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, एंटीरियर और लैटरल। एंटीरियर वाला थोड़े फाइबर कैरी करता है, लैटरल वाला ज्यादा कैरी करता है। तो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के इफेक्ट होने की वजह से आपको स्पास्टिक पैरापेसिस भी होगा। ठीक है? स्पास्टिक पैरापेसिस का मतलब है कि आपको स्पास्टिक वीकनेस होगी। ठीक है? स्पास्टिक पैरापेसिस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड व्हाट डू वी मीन बाय पैरा? वी मीन लेग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी इसके अंदर। चलो अब आप लोग सिनेरियो जरा सा इमेजिन करो कि कैसा सिनेरियो आ सकता है। अ पेशेंट कम्स टू यू, मैं आपको सारे पॉइंटर्स इसमें दे रहा हूँ, सारे क्लूज बता रहा हूँ, विद वीकनेस ऑफ हिज लेग्स एंड ही हैज डेवलप्ड स्पास्टिक मैं स्पास्टिक पैरापेसिस नहीं कहता, मैं बस ये कहता हूँ कि ही हैज रिजिडनेस, he has rigidity in his legs, and he says that he cannot feel any type of vibratory sensation. ठीक है?
या आप ये कहो कि मतलब उसको जिस जगह पे दोबारा दोबारा नॉक किया जाता है उसकी हील पे, उसकी लेग्स पे, तो वो फील नहीं कर पाता, ठीक है। व्हेन आई परफॉर्म हिज हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की पिक्चर रिवील करती है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। So what are you going to refer to? Vitamin B12 deficiency or folic acid? So it's going to be vitamin B12 deficiency. ठीक है। अच्छा जी, तो सारे फीचर तो बच्चे देखो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए। तो अब तो हमारे लिए जो लैब्स की फाइंडिंग है वो तो मुश्किल रही ही नहीं, लेकिन चलो हम लोग लैब्स की फाइंडिंग को एक दफा जरूर हाईलाइट करते चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो तीन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। लैब्स को सबसे पहले आप ये देखो बच्चे कि उस बंदे के अंदर सीरम B12 लेवल जो होगा वो कम होगा ओवरऑल, ठीक है। दूसरी चीज बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर होमोसिस्टीन, ठीक है, और साथ ही साथ मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होगा। चलो अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये बीच में कहां से आ गया। बच्चे ये बीच में नहीं आया, ये ही इधर था। आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि होमोसिस्टीन जो होता है इसकी फर्दर कन्वर्जन होती है टू सिस्टाथायोनीन, और ये इधर उधर जितने भी प्रोडक्ट इसके बन जाते हैं फाइनली, ठीक है। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होमोसिस्टीन की जो मेटाबॉलिज्म होता है और मेथियोनिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसके अंदर विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पे काम करती है। जब विटामिन B12 एब्सेंट होगी तो होमोसिस्टीन और मेथियोनिन के लेवल ज्यादा होते हैं, यानी कि मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यूरिन के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिडूरिया आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि होमोसिस्टीन के जो लेवल्स होते हैं, होमोसिस्टीन के लेवल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। होमोसिस्टीन का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के और सेंट्रल आपकी वास्कुलर डिजीजेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज योर वास्कुलो प्रोटेक्टिव विटामिन, ठीक है, जो कि वेसल्स को प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली। तो आपने ये याद रखना है कि होमोसिस्टीन का लेवल और मिथाइल मेलोनिक एसिड का होना इज द, आपसे अब देखें, चलो अच्छा मैं अभी आगे पढ़ा दूं आपको, आगे इन्वेस्टिगेशन बता दूं ना, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सवाल MCQ क्या बनता है। अच्छा उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होगा PBS, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा। इसके ऊपर बच्चे आपको मिलेगा पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो सेल लाइन्स होंगे या डिक्रीज होंगे। दूसरी बात आपको क्या मिलेगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, बस मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ। और तीसरी चीज बच्चे आपने याद रखनी है कि MCV हमेशा 110 से ग्रेटर होगा। पिछले बच्चे मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली MCV जो होता है वो 85 टू 100 है, 85 टू 95 हम इतना फेम्टोलीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 110 से भी ज्यादा होगा। अच्छा अब एनीमिया एक सिंपल केस है, इसके लिए हम लोग बोन मैरो बायोप्सी यूजुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। लेकिन बोन मैरो बायोप्सी अगर परफॉर्म की जाए, बोन मैरो बायोप्सी BMB मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको बोन मैरो कैसी नजर आएगी बच्चे, हाइपर सेलुलर या हाइपोसेलुलर? ऑब्वियसली हाइपर सेलुलर। क्यों? क्योंकि बोन मैरो कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है कि जो उल्टे सीधे RBCs आपकी सर्कुलेशन में घूम रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए रेटिकुलोसाइटोसिस जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा बोन मैरो के अंदर भी और साथ ही साथ आपके पेरिफेरल ब्लड में भी। अच्छा उसके बाद बच्चे आपको मिलेगा इसके अंदर मेगाकार्योसाइट्स मिलेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, और इनका नंबर बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज मिलता है। अच्छा एक और बात आपको मैं बताऊं, जब हम लोग सेकंड ईयर के अंदर थे हमारे बायोकेम के HOD बहुत टिपिकली एक क्वेश्चन पूछते थे कि व्हाट इज पिगलू टेस्ट एंड व्हाट इज शिलिंग्स टेस्ट। ये दो टेस्ट क्या होते हैं? ये दो विटामिन की डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो एक टेस्ट तो मैं आपको अभी इधर बता देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों टेस्ट जो है वो अब ऑब्सोल्यूट है, मतलब अब वो हम कॉमनली यूज नहीं करते, बस सिर्फ इनका नाम ही पता हो तो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा बच्चे के जो शिलिंग टेस्ट होता है, शिलिंग टेस्ट, ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये विटामिन B12 के डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ठीक है।
बस इतना याद रखिएगा कि ये विटामिन B12 से रिलेटेड है। चलो, अब तो हमने ढेरों ढेर टेस्ट पढ़ लिए। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ एक क्वेश्चन बना के, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट ऑफ विटामिन B12 deficiency anemia? Your options are serum B12 levels, number 2 homocysteine levels serum के, number 3 serum methyl malonic acid levels, number 4 bone marrow biopsy, number 5 MCV, and number 6 Schilling's test. So your options are going to be homocysteine and methyl malonic acid. इन दोनों के सीरम इंक्रीज लेवल्स जो होते हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता होती क्योंकि ये चीजें रॉबिन्स में भी इतना इवन मोस्ट 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 का लफ्ज लगा के नहीं लिखी हुई। ओके, अब आप आ जाओ बच्चे फोलेट डेफिशिएंसी पे, कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या होता है। ओके, सबसे पहली बात बच्चे, मैं इन चीज़ों को नोट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिए कि फोलेट जो होता है वो तकरीबन तमाम के तमाम विटामिन में प्रेजेंट, तमाम के तमाम फूड्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका एक मसला ये है कि जब आप कुकिंग करते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तो ये मर जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि इसका सबसे रिच सोर्स जो होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स होते हैं। इसकी जो प्रिंसिपल साइट है एब्जॉर्प्शन की, मजे की बात यह है कि जैसे आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन आइलियम में होती है, लेकिन आपकी दो चीजें ऐसी हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होती है, एक है फोलिक एसिड और दूसरा था आपका आयरन। दोनों की एब्जॉर्प्शन बच्चे ड्यूडेनम में होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि प्रिंसिपल साइट इसकी वो है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी जो फॉर्म होती है वो जजनम में भी एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी रखती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद बच्चे आप आ जाओ कि इसकी, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो आंसर था लॉन्ग स्टैंडिंग मेल एब्जॉर्प्शन। इसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो आपने कहना है अल्कोहलिज्म, ठीक है। अल्कोहलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। इसके अलावा बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि इज देयर एनी आइट्रोजेनिक कॉज, क्या कोई आइट्रोजेनिक कॉज हो सकती है जिसके अंदर आपको ये वाला एनीमिया हो जाए, फोलिक एसिड वाला? हाँ जी भाई, क्यों नहीं हो सकती। जैसे आपको एक बंदे को आप दे रहे हो सीजर्स के लिए फेनेटॉइन, या आप फिर कैंसर की कीमोथेरेपी दे रहे हो मीथोट्रेक्सेट, तो ये दो ड्रग्स हैं जो कि आइट्रोजेनिक फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी का एनीमिया करवाती हैं। उसके बाद बच्चे आपने ये देखना है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स डिटो वही होते हैं जो कि आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के होते हैं। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आता है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते। एक और बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है और वो एंटी एपिलेप्टिक्स ले रही है, प्रेडोमिनेंटली वैल्प्रोइक एसिड और फेनेटॉइन, तो उसके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नाउ व्हाट आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूं, रिवाइज कराता चलूं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेसिकली दो तरह के हैं, ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। ब्रेन से रिलेटेड में बच्चे आपका आता है मीरोएंसेफेली या एनएंसेफेली। एनएंसेफेली यानी कि ब्रेन बिल्कुल ही बना ही नहीं है, लेकिन ये एक मिसनोमर है, थोड़ा सा मैथ जरूर बनता है। और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बच्चे आपको पता होना चाहिए, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आप ये देखें कि स्पाइना बाइफिडा जो सिस्टिका होता है, इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगोसील, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगोमाइलोसील और रैकीशिसिस, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम मैंने आपको बता दिए। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया कि इसकी तो पेरिफेरल जो पिक्चर है वो रिजेंबल करती है विटामिन B12 डेफिशिएंसी को, तो इसको फिर आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लैब में हम कौन सा टेस्ट कराएंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? तो याद रखिएगा कि बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड सीरम एंड RBC फोलेट लेवल। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। हम RBC को उठा के देखते हैं कि ये उसके अंदर फोलेट लेवल्स हैं सही या नहीं, ठीक हो गया। चलो जी, अब आप लोग आ जाओ बच्चे एप्लास्टिक एनीमिया पे।
तो ए प्लास्टिक एनीमिया पे बच्चे मैं बहुत कम चीज़ों को हाईलाइट करूँगा क्योंकि है ही बहुत थोड़ी ऐसी जो कि एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एमसीक्यू के हिसाब से भी बता रहा हूँ। अच्छा चले, सबसे पहली बात बच्चे आप लोग ये माइंड में रखिए कि जो ए प्लास्टिक एनीमिया होता है तो इसकी कॉजेज क्या है, ठीक है। जब भी आपको एमसीक्यू आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ए प्लास्टिक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, तो आपने कहना है इडियोपैथिक, ठीक है। पहली ऑप्शन, अगर आपकी ऑप्शन में इडियोपैथिक दिया है तो फिर आप ये चूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑप्शन में आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ऑप्शंस में दिया ही नहीं है इडियोपैथिक और फिर आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, तो आप कहेंगे ड्रग। ये आपने ड्रग उस केस में चूज करना है जब आपको इडियोपैथिक की ऑप्शन नहीं दी हुई। तीसरी तरीके से एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नोन कॉज, यानी कि कौन सी ऐसी कॉज है जो कि मोस्ट कॉमन नोन कॉज है। तो बच्चे वो तो क्वेश्चन में पूछ ही ये रहा है कि मोस्ट कॉमन नोन कॉज क्या है, तो फिर भी आप ड्रग भी चूज करेंगे, फिर आप इडियोपैथिक नहीं चूज करेंगे अगर वो ऑप्शन में होगा तब भी, ठीक है। इस एक चीज से रिलेटेड आपके 3 एमसीक्यू बनते थे, मैंने आपको वो करा दिए। अब कॉमनली मैं उन ड्रग्स के नाम ले लेता हूं जो कि वो करा देती हैं। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो कि एंटी कैंसर होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट लाइक आपके जो पाबा होता है, सल्फोनामाइड्स होते हैं ये। इसके अलावा जो बच्चों में हम देते हैं क्लोरामफेनिकोल, तो आपको पता है कि वो भी करा देती है। क्लोरामफेनिकोल तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ना ये प्लास्टिक एनीमिया की। और ठीक है, चलो अब इसके आ जाओ बच्चे फीचर्स के ऊपर। तो बच्चे एक चीज आपने ये याद रखनी है कि आपका जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी एनीमिया था, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आपका हो गया फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, और नंबर 3 पे ए प्लास्टिक एनीमिया। ये मेरी बात याद रखना कि इनका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इस चीज का, किस चीज का, पैनसाइटोपिनिया का। जब भी आपसे पूछा जाए पैनसाइटोपिनिया का डीडी बताओ, तो आपने कहना है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, ए प्लास्टिक एनीमिया। ये 3 तो कम से कम अभी आपको आने चाहिए ना, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, ये मेरी बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो आपका गलत हो जाता है इसकी वजह से, और एमसीक्यूज के अंदर ये आपको क्लू मिलता है। ये बच्चे मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं बहुत इस पर फोकस करना चाहता हूँ कि ए प्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगैली नहीं होती, ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपने याद रखनी है, एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन कंसिडरिंग दैम आपके जितने भी एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होते हैं और जितने भी आपके इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होते हैं, चलिए अच्छा छोड़ दें प्लीज, सॉरी सॉरी, इस पॉइंट को भी छोड़ेंगे, अभी फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी समझाने पे, एंड पे बताता हूँ, वेट कीजिए। अच्छा, अब ये देखिए आप बच्चे के ए प्लास्टिक एनीमिया जो है, इसकी बोन मैरो बायोप्सी पे आपको क्या मिलेगा, हाइपर सेलुलरिटी या हाइपोसेलुलरिटी? नहीं, इसके अंदर हाइपर सेलुलरिटी नहीं मिलेगी, इसके अंदर हाइपोसेलुलरिटी मिलेगी। क्यों? इसलिए भाई कि इसके अंदर जो कॉज है वो तो है ही बोन के अंदर, बोन ही खराब है। अगर आपकी कॉज बोन से बाहर हो फिर आपको बोन में हाइपर सेलुलरिटी मिलती है कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन जब आपका जो स्टोर हाउस है, जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, वो ही खराब है, तो उसमें तो हाइपर सेलुलरिटी नहीं मिल सकती ना, तो यू विल गेट हाइपोसेलुलरिटी। ठीक हो गया? अच्छा जी। और बोन मैरो के अंदर आपको फैट मिलता है, ये बात आपने याद रखनी, फैट इनफिल्ट्रेट कर जाती है। तो आपको एक एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा कॉमनली आता है वो ये आता है कि हमने एक बंदे की बोन मैरो बायोप्सी परफॉर्म की और बोन मैरो बायोप्सी पे आपको क्या मिला, ड्राई टैप। क्या मिला? ड्राई टैप। यानी कि आपको जो मटेरियल चाहिए था, जो लिक्विड मटेरियल चाहिए था, या जो जेलेटिनस सॉफ्ट मटेरियल चाहिए था बोन मैरो का, वो नहीं मिला, ड्राई टैप मिला है। तो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? आपका डायग्नोसिस तो नहीं, व्हाट इज योर सस्पिशन? तो यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और स्प्लीनोमेगैली वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। चलो, अब मैं आप लोगों को न्यू लेक्चर का लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ।